Assalamualaikum. Welcome to a second part of the fifth video. तो आफ्टर रिसीविंग एन ऑफर लेटर फ्रॉम द सुपरवाइज़र, मेरे साथ नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ। यूनिवर्सिटी ने जो था वो मुझे कुछ डेज़ के बाद मुझे मेल की कि आपका सक्सेसफुली जो है वो इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, आपको सुपरवाइज़र अलॉट हो चुका है, ये आपका एडमिशन लेटर है। एडमिशन लेटर उन्होंने मुझे दिया। उस एडमिशन लेटर के अंदर कुछ कंडीशंस थी। वो ये थी कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये होगा 2 साल का, 2023 सितंबर से लेके 2025 सितंबर तक। इस ड्यूरिंग में आप 2 दफ़ा जो है वो घर जा सकती हैं वेकेशंस में, और वेकेशंस में जो आपका वापसी का आने जाने का जो ट्रैवल होगा, वो ट्रैवल एक्सपेंस होगा, वो हमारी तरफ से होगा। अच्छा, उसमें एक अमाउंट लिखी हुई थी कि हम आपको मंथली जो है वो इतना स्टाइपेंड देंगे। वो 3000 यॉन था स्टाइपेंड। और अगर आप CSC, मतलब जाहिर बात है मेरा USTC का जो है वो फेलोशिप लगा था, तो मुझे 3000 यॉन मिला। अभी ना मैं इसके बाद बताती हूँ कि ये कन्वर्ट कैसे हुआ CSC के अंदर। अच्छा, इन्होंने मुझे ये दिया और साथ में इन्होंने मुझे हॉस्टल का बताया कि आपका ये डॉर्मेट्री होगी और ये सारा कुछ, मतलब सारा कुछ हो गया था। आप ये देखें, एडमिशन लेटर के अंदर ये सारी कंडीशंस लिखी हुई थी, मैं वो साथ में शेयर कर देती हूँ। तो उसमें आप डेफिनेटली आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कंडीशंस थी, कितना स्टाइपेंड था, कितनी डेट थी, कब से कब तक वो चल सकता था, सुपरवाइज़र का लेटर था, सब कुछ मेंशन था उसके अंदर। तो आफ्टर रिसीविंग द लेटर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे जो मैं उनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकी थी। तो फिर उनकी ही एक कोलीग ने मुझे अप्रोच किया और उसने मुझे बताया कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं हुए। इवन मैंने अपलोड कर दिए थे अपनी तरफ से तो, लेकिन उनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले भी बताया था कि उनकी कुछ वेबसाइट थी जो यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, या हमारा नेटवर्क ऐसा था कि कुछ हो नहीं रहा था, मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने मुझे मेल की कि आप ऐसा करें कि आप मुझे अपना अकाउंट ऑथराइज़ कर दें और मैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड कर देती हूँ। तो उसके लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर एक पूरा मुझे मैसेज किया, मेल की, एक पूरा लेटर उन्होंने मुझे बना के दिया कि ये हम आपका ऑथराइजेशन लेटर बना के दे रहे हैं। वो भी मैं साथ में शेयर कर देती हूँ। ऑथराइजेशन लेटर में उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको साइन कर दें, स्टैम्प कर दें, ताकि हम इसको फर्दर प्रोसीड करें। मैंने उनको साइन कर दिया और उसके बाद जो है मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड कर दिए। सैटरडे संडे उनके मोस्टली रिप्लाइज़ नहीं आते, तो मैंने फ्राइडे या थर्सडे को किए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं डेट चली गई है और मेरे डॉक्यूमेंट्स तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। ये बात है आफ्टर रिकमेंडेशन लेटर की, कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना मैंने बाद में भी अपलोड किए थे, पहले भी किए थे, लेकिन वो उनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए थे। बाद में उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए, तो अब आप हमें सेंड करें। लास्ट डेट जो है ना वो अभी आने वाली है। लाइक उन्होंने एक डेट दी कि आप इस डेट तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना हमें फाइनलाइज कर दें, 26 मार्च। तो मैंने उनको बोला 26 मार्च चली गई। मैं उनको कांटेक्ट करती रही, मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हो सका। फिर आफ्टर 2 डेज़ उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि हमें आपकी मेल रिसीव हो गई थी, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए थे, आपका ऑथराइजेशन लेटर हमें रिसीव हो गया था। तो हमने आपकी वेबसाइट पे जो है ना, आपके पोर्टल पे, आपका पोर्टल हमारे कंट्रोल में है, हमने आपके पोर्टल पे जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए। और कॉन्टीन्यूसली वो मुझे कॉल भी कर रहे थे। एक फ़ीमेल थी, वो मुझे कॉल करती थी, मुझसे पूछती थी कि अब आपने ये कैसे कैसे करना है, किधर करना है, कैसे, मतलब एक एक स्टेप उसने मुझसे पूछ के किया जो भी किया ना। तो ऑथराइजेशन लेटर के बाद क्या हुआ था कि मैं अब वेट में थी कि अब क्या लगना है ना, अब क्या होना है प्रोसेस। तो अब आप ये देख लें कि बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। अब चाइना ने जो था वो पूरे एशिया से या पूरे वर्ल्ड से, या जिन जिन लोगों ने उनको अप्लाई किया हुआ होता है CSC के लिए या USTC की स्कॉलरशिप पे, तो उन्होंने उसमें से सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही सिलेक्ट करना होता है। पहले जो मेल आई थी उसमें ये था कि हमने 300 स्टूडेंट्स को जो है ना वो सिलेक्ट करना है पूरे एशिया से। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मोरक्को के, नाइजीरिया के, इधर के फिलीपींस के थे, और UAE के थे, सऊदीया के थे, बहुत सारे थे। पाकिस्तान के बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे, मास्टर्स में भी और PhD लेवल पे भी। तो मैंने उनसे कहा, बल्कि मैंने उनकी मेल ही पढ़ी, तो उनकी मेल में था कि हम आपको जो है ना, क्योंकि एक सुपरवाइज़र जो है वो सिर्फ 2 ही PhD लोगों को सुपरवाइज़ कर सकता है, तो हमारे पास ना आपके सुपरवाइज़र ने हमें रिकमेंडेशन लेटर दिया है, लेकिन उसने औरों को भी तो दिया है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही लोगों की स्पेस है। तो मेरिट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप 3rd या 4th नंबर पर आ रही हैं, हम आपको USTC का फेलोशिप जो है ना, स्कॉलरशिप जो है वो नहीं दे सकते। तो अगर आप हमें बताएं या अगर आप हमें अलाउ करें तो हम आपको CSC के लिए रेकमेंड कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, CSC भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। CSC ऑफिशियल गाइड पे जाके आप उसकी सारी सर्च वगैरह जो है वो नेट पे उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। CSC एक मैं शुरू से ही डिस्कस करी हूँ कि बहुत बड़ी स्कॉलरशिप्स में से है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप।
तो मैंने उनको बोला ठीक है आप मुझे CSE के लिए जो है ना वो रिकमेंड कर दें। उन्होंने मुझे CSE के लिए रिकमेंड कर दिया, CSE के लिए रिकमेंड किया। तो रिकमेंडेशन के बाद अब मुझे वेट करना था फाइनल लिस्ट का। फाइनल लिस्ट लगनी थी। अब CSE के लिए जो है ना वो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए ऑल ओवर द एशिया। अब मैं वेट में थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने इतने में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशंस करवाई, HEC वेरिफिकेशन करवाई मैंने जून में। HEC वेरिफिकेशन का मैंने प्रोसेस आप लोगों से पहले डिस्कस कर दिया और उसी सेम डे पे मैंने साथ में ही अपनी मोफा की रजिस्टर वेरिफिकेशन भी करवा ली थी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एम्बेसी की रह जानी थी। तो मैंने कहा चलो ये बाद में हो जाएगी ना। तो अब मैं वेट में थी कि किसी तरह जो है वो पता चले कि अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हुआ है या नहीं हुआ। एडमिशन लेटर आ जाता तो दोबारा इस्लामाबाद जाना पड़ता, एम्बेसी जाना पड़ता, तो डेफिनेटली एक नया प्रोसेस शुरू हो जाना था। मैं वेट में थी। खैर मैंने 10 डेज़ वेट किया। मैं 10 डेज़ जो है वो इस्लामाबाद फिर अपने गांव चली गई, इस्लामाबाद अपने गांव चली गई, वहाँ रही, वेट में थी कि हो जाए। अगर मतलब आ जाता है लेटर कुछ डेज़ के बाद, उन्हें बता देना था लेटर आ जाता है तो फिर डेफिनेटली मैं यहीं से ही वापस इस्लामाबाद चली जाऊँगी। लेकिन खैर मैंने कहा कि नहीं वापस घर चलते हैं। जिस दिन मैं वापस घर आई उससे नेक्स्ट डे मुझे मेल आई कि वी आर सॉरी, हम आपको जो है ना वो CSE के लिए CSE ऑफ़र नहीं कर सके। अब आप ये देखें कि मेरा CSE जो है वो लगा हुआ था, बस ये था कि वीज़ा नहीं दे सकते हम आपको, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि ज़ाहिर बात है उन्होंने कंसिडर नहीं किया होगा ना, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा थे। तो उन्होंने मेल में रीज़न, एक लेटर में रीज़न लिखी हुई थी कि इस दफ़ा जो है ना वो आफ्टर कोविड इसी साल एडमिशन्स ओपन हुए हैं, तो इतना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम किसको स्कॉलरशिप दें और किसको ना दें। और हमारे लिए भी ये इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम स्टेबल हुए हैं खुद एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि हम कितने स्टूडेंट्स को दें, हम किस तरह से इसको स्टेबल करें चीज़ों को। तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आप स्प्रिंग के लिए नेक्स्ट ईयर जो है ना वो अप्लाई करें, तो हम आपको रिज़र्व रखेंगे उसके लिए। और अभी के लिए जो है ना फॉल के लिए हम नहीं रख सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमने सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को देना है। अब आप ये देखिए हज़ारों में अप्लाई किया हुआ है, वो 300 की अमाउंट थी, अब 300 से वो 30 पर आ गई। अब 30 स्टूडेंट्स को देना है। अब डेफिनेटली मैं उस पर शायद उनके क्राइटेरिया पे नहीं थी। जब आफ्टर सिलेक्शन आप ये देखो, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं, जब आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है, जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है, तो 99% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिकमेंडेशन लेटर के बाद एडमिशन लेटर नहीं मिलता। मुझे एडमिशन लेटर भी मिला, प्री एडमिशन लेटर था वो, और उसमें सारी मतलब कि बातें वगैरह लिखी हुई थी कि आपका एडमिशन कंफर्म है और स्टैंप लगी हुई थी। मेरे पास सुपरवाइज़र भी अलॉटेड था ऑलरेडी। तो अब क्या था कि CSE के लिए जो थी वो उनके पास स्पेस नहीं थी, मुझे नहीं दे सके। तो उन्होंने मुझे एक्सट्रीमली उन्होंने माजरत की कि नहीं कर सकते ना। अब आप ये देखें कि मैंने एक पूरा क्राइटेरिया पूरा किया, एक सारी चीज़ों को पूरा किया और एक मेरिट पे मैं उनके फॉल की। लास्ट में क्या था कि एक स्टेप था, यानी कि 1% रहता था, 1% चांसेस थे। 99% मेरा एडमिशन हो चुका था और 1% रिमेनिंग था। वो 1% चांस पे था और वो चांस शायद वो इस साल नसीब में नहीं था, चेक नहीं लगा। तो आई फील क्वाइट मतलब डिसहार्ट के इतनी मेहनत की, इतनी भाग दौड़ की, इतनी एफ़र्ट की और इतनी सारी एफ़र्ट्स के बाद जो है वो आप फिर से आप 0 पॉइंट पे खड़े हो। तो मतलब वाई मी, मेरे दिमाग में तो उस टाइम यही बात चली थी कि वाई मी, कोई और भी तो हो सकता था। शायद किसी और के साथ नाइंसाफ़ी होती, शायद मैं किसी और का हक ले लेती, जो ज़्यादा डिज़र्विंग था उसको जाना चाहिए था। बट एनीवेज़ वो मेरे लिए बहुत सदमा था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ अब। मेरे पास कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर में क्या करूँ आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मेरे पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल था क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे जाने की, क्योंकि हमें ये था कि 1% रहता है, वीज़ा ही आना है, तो आखिरी चांस मतलब आखिरी 1% रह गया, एक चीज़ रह गई है सिर्फ आपकी ना, बाकी हर चीज़ आपका कंफर्म हो गया है, सारे आपके लेटर्स आ गए हैं, सारे ऑफ़र लेटर्स और सारे एडमिशन, सारा पेपर वर्क सारा कुछ हो चुका है। आखिरी 1% रहता है, या आर्ट था या पार्ट था। तो हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हम जाने की तैयारी कर रहे थे, हमने शॉपिंग स्टार्ट कर दी, हमने ये भी सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो मैं बैठी हुई थी एक दिन ऐसे ही और मुझे मेल आ गई कि वी आर सॉरी। और मतलब वो दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे मुश्किल दिन होगा। मैंने एक चीज़ के लिए इतनी हार्ड वर्क की और वो आखिर में शायद मेरे नसीब में नहीं था। शायद बेहतर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगी कि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद वो मेरे लिए वो बेस्ट था, वो अच्छा था कि नहीं हुआ।
शायद कोई और डिज़र्विंग होगा, किसी और को मिलना होगा, तो मे बी फॉर द नेक्स्ट टाइम। मैं एक सत्ते में चली गई थी कि बाय मी, मेरे पेरेंट्स इतने वो डिप्रेसिंग थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे हैंडल करें, इसका माइंडसेट हम कैसे इसको कैसे नॉर्मल पे लेकर आएँ। ज़ाहिर बात है मेरे लिए सदमा है। और एक दफ़ा ये मेरे साथ तब हुआ था जब मेरा जीकी का एडमिशन, मैंने जीकी के लिए अप्लाई किया था और मेरा जीकी का स्कॉलरशिप जो था वो उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को देना था। उनमें से एक रिकमेंडेड मैं थी और एक और थी। तो हम दोनों में से किसी एक को मिला था, तो उन्होंने अपनी ही उसकी डिस्ट्रिक्ट की स्टूडेंट को दिया था। मुझे, क्योंकि मैं साउथ पंजाब से थी, मेरा यहाँ का था सारा, तो उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर से बुलाने की बजाय बेहतर है कि हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को दे दें। तो आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान से जीकी में भी 33 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, उसमें मेरा 19th नंबर था। उस 19th नंबर में मैंने इंटरव्यू में 2 लोगों में फॉल किया, मतलब 2 लोगों में मेरिट पर आई, और उसमें से भी उन्होंने सिर्फ एक को देना था। और ज़ाहिर बात है जीके एक बहुत कॉस्टली यूनिवर्सिटी है, उनका स्कॉलरशिप भी जो है वो 12 लाख का स्कॉलरशिप था जो उन्होंने देना था, 2 साल का था। वो नहीं लगा, वो मेरे लिए बहुत बहुत डिसहार्टिंग था कि मेरा वहाँ से मेरा रह गया, मैंने उसके लिए इतनी एफ़र्ट की थी। और यहाँ अब ये मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने इसके लिए इतनी एफ़र्ट की, इतना पेपर वर्क किया, सारा कुछ किया। मतलब जो एक स्टूडेंट अपने हिसाब से अपना बेस्ट कर सकता है, मैंने अपना बेस्ट किया, वो नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए एक सदमा, मतलब बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा ना। बट हो गया, टाइम पास हो गया, कोई बात नहीं। आगे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, आगे अप्लाई करेंगे, किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, किसी और मुल्क के लिए ट्राई करेंगे। बट आई वॉन्ट टू से कि चाइना इज़ सो गुड, दे आर सो हम्बल पीपल। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई उसमें मैंने यही कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। आपको शायद बिलीव ना हो, लेकिन जब आपका प्रोसेस चल रहा होगा, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे, जब आप वहाँ जाओगे, आपके वहाँ के स्टूडेंट से कम्युनिकेट करोगे, तो आपको लगेगा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सिर्फ ये इस बात पे ना जाएं कि वो लोग हराम खाते हैं, उनके पास हलाल खाना मुश्किल से मिलता है, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो मतलब ज़िंदा जानवर खा लेते हैं। तो इस चीज़ पे ना जाएं, उनकी ह्यूमैनिटी भी देखें कि उनके अंदर अभी भी इंसानियत जो है वो अभी भी, शायद वो हमसे ज़्यादा जो है वो जानवरों से मोहब्बत करते हों। खाने के अलावा हर मुल्क में जो है वो हलाल खाना मिल जाता है, हाँ, हलाल कम्युनिटी मिल जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी मिल जाती है। तो इस चीज़ पे ना जाए कि सिर्फ उनका खाना ऐसा है तो वो कंट्री भी ऐसी है, वो ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, आई रियली अप्रिशिएट देयर एफ़र्ट्स। उन्होंने मेरे लिए जो एफ़र्ट्स की वो मुझे नज़र आती हैं, शायद बाकी जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे होंगे उनको भी नज़र आती होंगी, जो लोग वहाँ होंगे उनको भी नज़र आती होंगी कि वो कितना सेफली वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना सेफली वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो दैट वाज द एंड ऑफ द फर्स्ट सीरीज़, माई अनटोल्ड स्टोरी। तो इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट आगे मैंने फिर अपना साल अपना फर्दर मैंने किस चीज़ को टाइम दिया, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। शायद मेरे लिए इससे बेहतर कुछ हो, शायद मेरे लिए इससे ज़्यादा अच्छी कहीं और लिखा हुआ अल्लाह ताला ने, शायद मेरे लिए इससे अच्छी कोई और अचीवमेंट लिखी हुई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, माई सिबलिंग्स जिन्होंने हर टाइम जो है वो इतने मुश्किल टाइम में भी मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतना सहारा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फियांसी जिसने मुझे जो है ना वो कभी भी लेट डाउन नहीं होने दिया, जिसने मुझे कभी भी फॉल नहीं होने दिया कहीं पे कि यार आई एम हियर, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ द मेंबर्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी कोई चीज़ प्रोसेस चल रहा हो या कोई आपका लाइफ साइकिल चल रहा हो जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो प्लीज़ वो बातें सिर्फ अपने तक रखें, अपनी फैमिली तक रखें। आप लोगों आपसे ज़्यादा और आपकी फैमिली के अलावा आपके लिए कोई भी हम्बल नहीं है। लोगों की नज़रें लग जाती हैं, ख़ानदान वालों की नज़रें लग जाती हैं, लोगों की हाय खा जाती है। तो नज़र इज़ जेन्युइन, नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल। बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं इससे, घर उजाड़ देती है, वो हंसते हंसते लोगों को वो ख़त्म कर देती है। तो इससे बचें और ऐसे लोगों से दूर रहें और अच्छी चीज़ें फैलाएं, अच्छी बातें फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव सोचें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।